22 जून 1978 एक एस्ट्रोनॉमर अपनी डेस्क पर झुका हुआ था, थका हुआ, बोर, एक रूटीन काम कर रहा था जो साइंस में सबसे ग्लैमरस नहीं होता, पुरानी फोटोग्राफिक प्लेट्स को देखना, नंबर्स नोट करना, प्लूटो के ऑर्बिट को थोड़ा रिफाइन करना। उसके सामने रखी थीं सोलर सिस्टम के सबसे दूर के प्लैनेट की तस्वीरें, और उन तस्वीरों में एक प्रॉब्लम थी। प्लूटो की इमेज साफ नहीं थी, वो एक क्लीन डॉट की बजाय एक अजीब लंबोतरा ब्लॉब दिख रहा था, जैसे किसी ने इमेज को एक तरफ से थोड़ा खींच दिया हो, एक स्ट्रेंज बल्ज जो होनी नहीं चाहिए थी। किसी और ने यह देखा होता तो प्लेट को साइड में रख दिया होता, डिफेक्टिव लिख दिया होता और अगली प्लेट उठा ली होती। पर उस आदमी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज नोटिस की जो बाकी सबने मिस कर दी थी। उसी प्लेट पर, उसी बैकग्राउंड में बाकी सभी स्टार्स बिल्कुल शार्प थे, परफेक्टली राउंड, कोई स्मियर नहीं, कोई ब्लर नहीं। अगर प्रॉब्लम टेलीस्कोप में होती तो सब ब्लरी होते, अगर प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर में होती तो सब ब्लरी होते, पर सिर्फ प्लूटो ब्लरी था। मतलब वो बल्ज रियल थी, मतलब वहां कुछ और था। और उस एक रियलाइजेशन ने, उस एक मोमेंट ने न सिर्फ सोलर सिस्टम की मैप बदल दी, बल्कि हमें प्लैनेट और मून की डेफिनेशन को पूरी तरह से दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है उस डिस्कवरी की, उस वर्ल्ड की जो एक मिस्टेक में छुपी थी, जो एक ब्लर में रहती थी, जो दशकों तक किसी को दिखी ही नहीं, और जब दिखी तो उसने वो सब बदल दिया जो हम प्लूटो के बारे में सोचते थे। यह कहानी है शारोन की, प्लूटो की परछाएं, उसका दूसरा आधा, और शायद इस पूरे सोलर सिस्टम की सबसे अकेली, सबसे ड्रामेटिक, सबसे फॉरगॉटन दुनिया। तो सो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। उस आदमी का नाम था जेम्स क्रिस्टी, यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी का एस्ट्रोनॉमर, और उस जून की सुबह उसने जो प्लेट्स उठाई थीं वो टेक्निकली किसी और के लिए थीं। उसका काम था बस प्लूटो की ऑर्बिटल पोजीशन को थोड़ा और प्रिसाइसली कैलकुलेट करना, एक अनग्लैमरस रूटीन टास्क, और इसके लिए उसे एरिजोना की 1.5 मीटर कार्ज स्ट्रैंड टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस देखनी थीं। जब उसने वो प्लेट्स देखीं तो कई पर एक प्रॉब्लम थी। प्लूटो एक क्लीन पॉइंट ऑफ लाइट की बजाय एक इलोंगेटेड ब्लॉब था। एक तरफ एक स्ट्रेंज बल्ज जो पूरी इमेज को एसिमेट्रिक बना रही थी, और बहुत सारी प्लेट्स पर किसी पुराने एस्ट्रोनॉमर ने पेंसिल से नोट किया हुआ था, इमेज इलोंगेटेड, पुअर क्वालिटी, डिफेक्टिव। यह प्लेट्स आर्काइव में सालों से पड़ी थीं, क्योंकि किसी ने इन्हें यूजलेस समझकर साइड में रख दिया था। पर क्रिस्टी ने कुछ और देखा, और वो कुछ और उसकी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड की वजह से था। क्रिस्टी ने अपना करियर डबल स्टार्स फोटोग्राफ करने में बिताया था। वो बाइनरी स्टार सिस्टम्स जहां दो स्टार्स एक साथ इतने क्लोज होते हैं कि टेलीस्कोप में वो एक ही इलोंगेटेड ब्लॉब जैसे दिखते हैं, और उस एक्सपीरियंस ने उसे वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी दी थी जो किसी और के पास नहीं थी। जब उसने देखा कि उन्हीं प्लेट्स पर प्लूटो के बैकग्राउंड स्टार्स बिल्कुल परफेक्ट थे, शार्प पॉइंट्स ऑफ लाइट, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, तो उसे तुरंत समझ आया कि यह टेलीस्कोप की प्रॉब्लम नहीं है, यह एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम नहीं है, यह प्लूटो के साथ कोई और ऑब्जेक्ट है। उसने आर्काइव में गहरा उतरना शुरू किया और 1965 तक की प्लेट्स निकाली, प्लेट्स जो एक दशक से ज्यादा पुरानी थीं और जिन पर डिफेक्टिव के नोट्स थे, और उसने उन सब प्लेट्स पर उस बल्ज को ट्रैक करना शुरू किया। उसने अपने कॉलीग रॉबर्ट हैरिंगटन के साथ मिलकर महीनों की मेहनत की, हर प्लेट पर वो बल्ज कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, किस एंगल पर है, और जब उन्होंने सब डेटा एक साथ रखा तो एक पैटर्न इमर्ज हुआ। वो बल्ज प्लूटो के चारों तरफ सिस्टमैटिकली मूव कर रही थी, एक सर्कल में, एक कंसिस्टेंट स्पीड पर, और वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती थी हर 6.4 डेज में। और यह नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि 1930 में जब क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को डिस्कवर किया था, और पिछले 48 सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके बारे में जो कुछ भी मेजर किया था, उसमें एक फैक्ट था जो सबको पता था। प्लूटो का ओन रोटेशन पीरियड भी 6.4 डेज था। मतलब वो चीज जो प्लूटो के चारों तरफ घूम रही थी, वो उतने ही समय में एक चक्कर पूरा करती थी जितने में प्लूटो खुद अपनी एक्सिस पर रोटेट करता था। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक मून था, एक मैसिव कंपेनियन जो प्लूटो के साथ परफेक्ट सिंक्रोनी में बंधा हुआ था। 22 जून 1978 को जेम्स क्रिस्टी ने ऑफिशियली कंफर्म किया, प्लूटो अकेला नहीं है, उसका एक कंपेनियन है, एक मून। अब क्रिस्टी के सामने एक डिसीजन था जो हर डिस्कवरी के बाद आता है, नाम। नया मून ढूंढने वाले को उसका नाम सजेस्ट करने का राइट मिलता है, और क्रिस्टी ने सोचा कि वो इसे अपनी वाइफ शार्लीन के नाम पर रखना चाहता है, जिनका निकनेम था 4। और फिजिक्स में उसने देखा था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के नाम अक्सर ऑन पर खत्म होते हैं, तो उसने 4 में ऑन जोड़ा और बना 4 ऑन। एक पर्सनल ट्रिब्यूट, एक पति का अपनी पत्नी के लिए। पर इस नाम की असली कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी, वो कुछ देर बाद आएगी, और जब आएगी तो तुम्हें लगेगा कि यूनिवर्स ने खुद यह नाम चूज किया था। पहले वो जानो जो शारोन ने प्लूटो के बारे में रिवील किया, क्योंकि यह एक ऐसा रेवलेशन था जिसने प्लूटो की पूरी आइडेंटिटी बदल दी। शारोन की डिस्कवरी ने प्लूटो की असली मास बता दी, और वो मास सुनकर एस्ट्रोनॉमर्स का दिमाग घूम गया।
तुम पूछोगे कि चारोन से प्लूटो की मास कैसे पता चली? यह फिजिक्स का एक ब्यूटीफुल ट्रिक है। केपलर्स लॉ कहता है कि जो ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करे, उसकी ऑर्बिट का साइज और स्पीड डायरेक्टली उस प्लैनेट की मास से जुड़ी होती है। मतलब चारोन की ऑर्बिट को प्रिसाइसली मेजर करो और तुम प्लूटो की मास निकाल सकते हो। और 1978 से पहले प्लूटो का कोई नोन कंपेनियन नहीं था, इसलिए उसकी मास सिर्फ एक एजुकेटेड गेस था। जब चारोन की ऑर्बिट मेजर हुई और कैलकुलेशन हुई तो आंसर था एक नंबर जिसने साइंटिस्ट्स को जेन्युइनली शॉक में डाल दिया। प्लूटो बहुत 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 छोटा था, इतना छोटा कि वो हमारे अपने मून के मास का भी सिर्फ 1/6 था। मतलब प्लूटो अर्थ के मून से भी 6 गुना हल्का था और उसकी ग्रेविटी सोलर सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट पर्टर्बेशन क्रिएट कर ही नहीं सकती थी। वो प्लैनेट एक्स नहीं था जिसकी एस्ट्रोनॉमर्स डेकेड से तलाश कर रहे थे। वो सिंपली एक छोटी आइसी वर्ल्ड थी, सोलर सिस्टम के आउटर एज पर, एक बहुत बड़े परिवार का एक छोटा मेंबर। पर चारोन के बारे में जो नंबर सामने आई वो उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। चारोन का मास प्लूटो के मास का 12% था। ऐसे समझो हमारा मून जो अर्थ का है, उसका मास अर्थ के मास का सिर्फ 1.2% है और हम उसे ऑलरेडी एक अनयूजुअली लार्ज मून मानते हैं। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट टू मून साइज रेशियो वाला सिस्टम। पर चारोन प्लूटो के 12% मास का यह रेशियो सोलर सिस्टम में किसी भी मेजर प्लैनेट मून सिस्टम में सबसे ज्यादा था। इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। यह सिंपली एक प्लैनेट के साथ एक मून नहीं था, यह 2 वर्ल्ड्स थे जो ऑलमोस्ट इक्वल वेट पर एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। और इस नियर इक्वल मास ने एक ऐसी डायनामिक पैदा की जो सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं थी। जब मून अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है तो टेक्निकली वो दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, जिसे बैरी सेंटर कहते हैं। पर क्योंकि अर्थ बहुत ज्यादा मैसिव है, यह बैरी सेंटर अर्थ के सेंटर से सिर्फ 1700 किलोमीटर दूर है, यानी अर्थ के अंदर ही है। तो इफेक्टिवली मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अर्थ बेयरली वॉबल करती है। पर प्लूटो और चारोन के साथ ऐसा नहीं था। उनका बैरी सेंटर, उनका कॉमन सेंटर ऑफ मास प्लूटो की सरफेस से 960 किलोमीटर ऊपर था। प्लूटो की सरफेस से ऊपर स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में, एक इनविजिबल पॉइंट जिसके चारों तरफ दोनों वर्ल्ड्स ऑर्बिट करते थे, न प्लूटो में न चारोन में, बिल्कुल बीच में। और इसका मतलब यह था कि यह सिस्टम एक प्लैनेट और उसका मून नहीं था, बल्कि 2 इक्वल पार्टनर्स थे जो एक दूसरे के चारों तरफ डांस कर रहे थे। और इस डायनामिक का एक और कॉन्सिक्वेंस था जो इसे सोलर सिस्टम में कंप्लीटली यूनिक बनाता था, म्यूचुअल टाइडल लॉकिंग। हमारा मून टाइडली लॉक्ड है अर्थ से, मतलब मून उतने ही समय में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है जितने में वो अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। इसीलिए मून हमेशा अर्थ को सेम फेस दिखाता है और हम कभी मून का फार साइड नहीं देख सकते। पर अर्थ मून की तरफ टाइडली लॉक्ड नहीं है, अर्थ फ्रीली रोटेट करती है। इसीलिए अगर मून से कोई देखे तो अर्थ को 24 घंटे का पूरा डे नाइट साइकिल दिखेगा। प्लूटो चारोन सिस्टम में दोनों ओर से लॉकिंग थी। प्लूटो हमेशा चारोन को सेम फेस दिखाता है और चारोन हमेशा प्लूटो को सेम फेस दिखाता है। मतलब अगर तुम प्लूटो की उस साइड पर खड़े हो जो चारोन की तरफ फेस करती है तो चारोन आसमान में बिल्कुल स्थिर लटका दिखेगा, एक कोलोसल डिस्क जो फुल मून से कई गुना बड़ा दिखेगा, जो न उगता है न डूबता है, जो बस है परमानेंटली आसमान का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए फॉरएवर। और अगर तुम प्लूटो के दूसरी साइड पर हो तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि चारोन एग्जिस्ट करता है। 2 वर्ल्ड्स 19,640 किलोमीटर्स की दूरी पर एक दूसरे को इटर्नल स्टेयर डाउन में देख रहे हैं, न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं, ग्रेविटी की चेन्स में बंधे हमेशा के लिए। और अब वो कोइंसिडेंस जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। जब क्रिस्टी ने शारन नाम सजेस्ट किया तो उनके एक कॉलीग ने ग्रीक मिथोलॉजी की एक किताब खोली और वहां था वो कनेक्शन जो किसी ने प्लान नहीं किया था। ग्रीक मिथोलॉजी में शारोन वो साइलेंट स्पेक्ट्रल फेरीमैन था जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को रिवर अचरोन के पार ले जाता था अंडरवर्ल्ड में, उस रेल्म में जिसे ग्रीक में हेडीज कहते हैं और जिसके रोमन इक्विवेलेंट का नाम था प्लूटो। एक पल के लिए रुको, क्रिस्टी ने अपनी वाइफ शार्लिन के निकनेम 4 से यह नाम बनाया था। उसे ग्रीक मिथोलॉजी का कोई रेफरेंस नहीं था, कोई डिलिबरेट इंटेंशन नहीं था और एक्सीडेंटली वो नाम परफेक्टली फिट हो गया था। प्लूटो के रेल्म का फेरीमैन, प्लूटो के साथ इटर्नली बाउंड, प्लूटो के साथ डांस करता हुआ, एक पर्सनल ट्रिब्यूट, एक साइंटिफिक सफिक्स और एक मिथोलॉजिकल ट्रूथ जो यूनिवर्स ने खुद लिखी थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1986 में ऑफिशियली शारोन नाम अडॉप्ट किया। पर अब सवाल यह था, यह सिस्टम बना कैसे? 2 वर्ल्ड्स जो इतने इक्वल हैं, इतने क्लोज हैं, इतने डीपली कनेक्टेड हैं, ये अरेंजमेंट कहां से आई? कई सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स का लीडिंग थियरी था जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। बेसिकली वही स्टोरी जो हमारे अपने मून के बारे में बिलीव की जाती है। इस थियरी के अकॉर्डिंग
बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब सोलर सिस्टम अभी फॉर्म हो रहा था और काइपर बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स केओटिकली फ्लाई कर रहे थे, एक मैसिव काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट एक प्रोटो प्लूटो से कोलाइड हुआ, एक कैटाक्लिज्मिक इंपैक्ट जिसने मटेरियल का एक ह्यूज क्लाउड क्रिएट किया। वो मटेरियल ऑर्बिट में गया और धीरे धीरे कोअलेस होकर चारोन बन गया। यह थियोरी कुछ चीजें वेल एक्सप्लेन करती थी, जैसे सिस्टम का हाई एंगुलर मोमेंटम और चारोन का नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। पर जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने प्लूटो और चारोन की कॉम्पोजिशन को बेटर समझा, यह मॉडल क्रैक करने लगा। प्रॉब्लम यह थी कि प्लूटो और चारोन रॉक और आइस से बने हैं। ये मोल्टन बॉडीज नहीं है जैसे अर्ली अर्थ थी। और रिजिड ब्रिटल आइसी वर्ल्ड्स को कैटाक्लिज्मिक कोलिजन के सिमुलेशंस में रन करो तो वो सिंपली सर्वाइव नहीं करते, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम थी कॉम्पोजिशन। अगर एक वायलेंट जायंट इंपैक्ट हुआ होता जिसमें दोनों बॉडीज थरली मिक्स हो गई होती, तो प्लूटो और चारोन की कॉम्पोजिशन सिमिलर होनी चाहिए थी। पर ऑब्जर्वेशंस शो करते हैं कि प्लूटो लगभग 70% रॉक है, जबकि चारोन सिर्फ 55% रॉक है। मतलब दोनों की कॉम्पोजिशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, जैसे ये कभी कंप्लीटली मिक्स हुए ही नहीं। तो एक नई थ्योरी आई जिसे कभी कभी किस एंड कैप्चर कहते हैं। इस मॉडल में वो इनिशियल कोलिजन बहुत स्लोअर, बहुत जेंटलर थी, कोई प्लैनेटरी शैटरिंग नहीं, बस एक कॉस्मिक ग्रेज, एक ग्लांसिंग ब्लो इतनी सॉफ्ट कि प्रोटो प्लूटो और प्रोटो चारो टेम्पररीली एक साथ स्टक हो गए। कुछ घंटों के लिए एक स्नोमैन शेप स्पिनिंग ऑब्जेक्ट बन गए और फिर टाइडल फोर्सेस ने उन्हें अलग कर दिया। अलग पर पूरी तरह नहीं, ग्रेविटी ने उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया। इस थ्योरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि यह एक्सप्लेन करती है कि दोनों बॉडीज लार्जली इंटैक्ट क्यों हैं, क्योंकि कोई वायलेंट शैटरिंग हुई ही नहीं। और यह एक्सप्लेन करती है कि दोनों की कॉम्पोजिशंस डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि वो कभी फुल्ली मिक्स हुए ही नहीं। पर इस फॉर्मेशन स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो हीट थी जो उस इनिशियल इंपैक्ट और उसके बाद की टाइडल फ्रिक्शन से चारोन के अंदर इंजेक्ट हुई। प्लूटो और चारोन जैसे जैसे ग्रेविटेशनली अलग हुए, उन दोनों के बीच खिंचाव, वो स्ट्रेचिंग, वो टाइडल फ्रिक्शन, उसने एनॉर्मस एनर्जी जनरेट की जो हीट के रूप में दोनों बॉडीज के इंटीरियर्स में बंद हो गई। चारोन के अंदर बहुत गहरे वो हीट ट्रैप हो गई और उस हीट ने जो किया वो चारोन की पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री बन गई। 37 साल तक 1978 से 2015 तक चारोन हमारे लिए बेसिकली एक फजी ब्लरी कंपेनियन था। क्रिस्टी ने उसे ढूंढा था एक ब्लर के रूप में, और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स के बावजूद वो ब्लर ज्यादा शार्प नहीं हुई थी, क्योंकि प्लूटो चारोन सिस्टम इतना दूर था कि अर्थ से उसे प्रिसाइसली देखना इम्पॉसिबल था। हम जानते थे चारोन एग्जिस्ट करता है, हम जानते थे उसका ऑर्बिट कैसा है, हम जानते थे वो प्लूटो के कितने करीब है, पर उसकी सरफेस पर क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जियोलॉजी कैसी है, वहां कुछ हुआ भी था या नहीं। इन सब सवालों के जवाब 37 साल तक किसी के पास नहीं थे। फिर 19 जनवरी 2006 को एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ, न्यू होराइजन्स, नासा का एक पियानो साइज्ड प्रोब जो एक मिशन पर था, सोलर सिस्टम की फ्रोजन एज तक जाना और पहली बार प्लूटो और चारोन को क्लोजअप देखना। और उसे वहां पहुंचने में लगने वाले थे 9 साल 5 महीने। 9 साल जो साइंटिस्ट इस मिशन पर थे, उन्होंने 2006 में काम शुरू किया था। तब प्लूटो ऑफिशियली प्लैनेट था, और जब तक न्यू होराइजन्स वहां पहुंचा 2015 में, प्लूटो ऑलरेडी ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका था। पर स्पेसक्राफ्ट को इससे कोई फर्क नहीं था, वो उड़ता रहा। और 14 जुलाई 2015 को उस मिशन के साइंटिस्ट कंट्रोल रूम में बैठे थे, स्क्रीन्स पर डेटा आ रहा था और जो इमेजेस आईं, वो जेन्युइनली एक ऐसा मोमेंट था जो उस रूम में प्रेजेंट हर साइंटिस्ट की जिंदगी में एक लैंडमार्क बन गया, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। चारोन, जिसे हर किसी ने एक स्मूथ, कोल्ड, जियोलॉजिकली डेड आइसी बॉल मानकर रखा था, एक ऐसा बैटलफील्ड था जिसे देखकर साइंटिस्ट्स की टीम स्पीचलेस हो गई। चारोन की सरफेस पर वास्ट टेक्टोनिक फॉल्स थे, इनॉर्मस रिजेस, टावरिंग क्लिफ्स, डीप वैलीज, ऐसे स्कार्स जो पूरी सरफेस को रैप करते थे, जैसे किसी ने इस वर्ल्ड को हाथ में लेकर दोनों साइड से खींचा हो, जैसे इसे स्ट्रेच किया हो और ये क्रैक पड़ गई हो। सबसे ड्रामेटिक फीचर था एक बेल्ट ऑफ कैज़म्स जो चारोन के इक्वेटर के अराउंड रैप होती थी। इनफॉर्मली इसे सेरेनिटी छाजमा कहा गया, जो कम से कम 1800 किलोमीटर्स लंबी थी और 7.5 किलोमीटर्स तक गहरी थी। इसे पर्सपेक्टिव में रखो, अर्थ का ग्रैंड कैनियन 446 किलोमीटर्स लंबा है और 1.6 किलोमीटर्स गहरा है। चारोन की यह चैज़म ग्रैंड कैनियन से 4 गुना लंबी और लगभग 5 गुना गहरी थी, और यह चारोन की पूरी सरकमफ्रेंस को बेल्ट की तरह घेरे हुए थी। यह कोई रिवर वैली नहीं थी, यह एक पुल अपार्ट फॉल्ट था। सबूत की चारोन की पूरी क्रस्ट कभी स्ट्रेच हुई थी, कभी एक्सपैंड हुई थी और आखिरकार टूट गई थी। किस फोर्स ने एक पूरी वर्ल्ड को एक्सपैंड करके तोड़ा? उसका जवाब वो हीट था, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉर्मेशन के वक्त चारोन के अंदर इंजेक्ट हुई थी। वो हीट
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से और मजबूत हुई। चारोन के डीप इंटीरियर में वाटर आइस को मेल्ट करने के लिए काफी थी और चारोन की सरफेस के नीचे एक लिक्विड वाटर ओशन बन गया, एक ओशन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट रहा। चारोन यह फ्रोजन, डार्क, सीमिंगली डेड वर्ल्ड कभी एक ओशन वर्ल्ड था, पर आउटर सोलर सिस्टम में छोटी बॉडीज हमेशा के लिए अपनी हीट नहीं रख सकती। स्पेस की कोल्ड साइलेंस धीरे धीरे उस हीट को अब्सॉर्ब करती रहती है, और जैसे जैसे चारोन लाखों सालों में कूल होता गया, वो सब सरफेस ओशन फ्रीज होने लगा। और यहाँ नेचर की एक पेक्यूलियरिटी ने ड्रामा क्रिएट किया। पानी लगभग हर दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट जब फ्रीज होता है तो एक्सपैंड करता है, सिकुड़ता नहीं। जैसे चारोन का ओशन आइस बनने लगा, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा और वो एक्सपैंडिंग आइस ऊपर की फ्रोजन क्रस्ट को बाहर की तरफ पुश करने लगी रिलेंटलेसली, कंटिन्यूअसली, जब तक वो क्रस्ट होल्ड नहीं कर पाई। सरफेस स्ट्रेच हुई, स्ट्रेन हुई, और फिर जैसे एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, चारोन टोर इटसेल्फ अपार्ट एट द सीम्स लाइक ब्रूस बैनर बिकमिंग द हल्क। एक पूरी दुनिया ने खुद को तोड़ा था अंदर से, और वो वास्ट कैनियन सिस्टम, वो इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ चैज़म्स, वो पुल अपार्ट फॉल्ट्स, ये सब उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन के परमानेंट स्कार्स हैं जो आज भी चारोन की सरफेस पर उतने ही विविड हैं जितने उस दिन थे। न्यू होराइजन्स की इमेजेस ने चारोन के बारे में एक और रेवलेशन दी। इस वर्ल्ड की सरफेस दो बिल्कुल अलग हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड थी, जैसे एक ही प्लैनेट पर दो अलग अलग एराज की स्टोरीज साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रही हों। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे इनफॉर्मली ऑज टेरा नाम दिया गया, एक एंशिएंट बैटर्ड लैंडस्केप था, हाई स्टैंडिंग टेरेन, हेविली क्रेटर्ड, और वही वास्ट नेटवर्क ऑफ टेक्टोनिक फॉल्ट्स और कैनियंस जो उस इंटीरियर एक्सपेंशन की याद दिलाती थीं। ये चारोन की ओरिजिनल क्रस्ट थी, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी, फ्रैक्चर्ड स्टेट में फ्रोजन, पर साउथ में लैंडस्केप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता था। सदर्न हेमिस्फीयर, वल्कन प्लैनेटिया, एक वास्ट स्मूथ प्लेन जो ऑज टेरा से ड्रामेटिकली डिफरेंट था, फार लेस क्रेटर्ड, लोअर एलिवेशन पर, और जिसकी सरफेस पर फ्रोजन फ्लोज और ब्रॉड स्वेल्स जैसे फीचर्स थे। साइंटिस्ट का बिलीफ है कि वल्कन प्लैनेशिया सोलर सिस्टम के सबसे एक्सटेंसिव एग्जाम्पल्स में से एक है क्रायोवोल्केनिज्म का, वॉल्केनोज ऑफ आइस। जब चारोन का सब सरफेस ओशन फ्रीज हुआ और एक्सपेंशन ने क्रस्ट को क्रैक किया, तो उस एक्सपैंडिंग आइस ने लिक्विड वाटर को भी प्रेशराइज किया, और वो वाटर जो अमोनिया के साथ मिक्स्ड था, जो एंटीफ्रीज की तरह काम करती है, उन न्यूली फॉर्म्ड क्रैक्स के थ्रू सरफेस पर फोर्स होने लगा। आइसी लावा, आइसी स्लश जो चारोन के सदर्न हेमिस्फीयर पर फ्लड हो गई, सब कुछ ढक दिया, एक फ्रेश स्मूथ सरफेस बना दी, और जब वो फ्रीज हुई तो वल्कन प्लैनेटिया बन गई। वल्कन प्लैनेटिया के अक्रॉस कुछ आइसोलेटेड माउंटेन्स हैं, जैसे कुब्रिक मॉन्स, जो स्ट्रेंज डिप्रेशंस में बैठे हैं, जिन्हें मोड्स कहते हैं, और साइंटिस्ट्स का थ्योरी है कि ये कोलोसल ब्लॉक्स थे उस एंशिएंट नॉर्दर्न क्रस्ट के, जो टूटे क्रायोवोल्केनिक फ्लोज पर आइसबर्ग्स की तरह कैरी हुए, और जब प्लेन्स फ्रीज हुई तो स्ट्रैंडेड रह गए, जैसे जहाज के मलबे समुद्र में तैरते हों और फिर वहीं रह जाएं जब पानी बर्फ बन जाए। पर चारोन की सबसे विजुअली अरेस्टिंग, सबसे मिस्टीरियस फीचर जिसे न्यू होराइजन्स ने कैप्चर किया, वो न वल्कन प्लैनेटिया थी, न वो चैज़म्स थे, वो था चारोन का नॉर्थ पोल। जब न्यू होराइजन्स की इमेजेस आईं और साइंटिस्ट्स ने चारोन का नॉर्थ पोल देखा, वो जेन्युइनली स्टन्ड थे। चारोन का नॉर्थ पोल डार्क था, नॉट जस्ट डार्क, डीप रेडिश ब्राउन, एक मिस्टीरियस स्टेन जो पूरे नॉर्थ पोल को कवर करती थी, जैसे किसी ने इस फ्रोजन वर्ल्ड के टॉप पर रस्ट कलर्ड पेंट छिड़क दी हो, और साइंटिस्ट ने इसे एक नेम दिया, मोर्डोर मैक्यूला। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैंस के लिए यह नेम इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। मोर्डोर, वो डार्क लैंड, वो शैडो रेल्म, सौरॉन का टेरिटरी। पर यह नेम सिर्फ विजुअली एप्ट नहीं था, यह साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट भी था। वो रेडिश ब्राउन कलर ऑलमोस्ट सर्टेनली थॉलिन्स की वजह से है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक क्लास जो तब बनती है जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली मेथेन, सन के अल्ट्रावायलेट लाइट और कॉस्मिक रेज से इरेडिएटेड होते हैं। थॉलिन्स आउटर सोलर सिस्टम में कॉमन है, पर चारोन के नॉर्थ पोल पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग ही लेवल पर है। सवाल यह है, इतना मेथेन आया कहां से? लीडिंग हाइपोथेसिस ये है कि वो मेथेन प्लूटो से आई। प्लूटो का एक थिन एटमॉस्फेयर है जो प्राइमरीली नाइट्रोजन और मीथेन से बनी है, और प्लूटो इतना स्मॉल है, उसकी ग्रेविटी इतनी वीक है कि यह एटमॉस्फेयर स्लोली लीक करती है, हर दिन, हर साल, स्लोली स्पेस में एस्केप होती रहती है। जैसे चारोन अपने ऑर्बिट में प्लूटो के चारों तरफ घूमता है, उसकी ग्रेविटी उस एस्केपिंग एटमॉस्फेयर का कुछ हिस्सा कैप्चर करती है। पर चारोन पर कोई परमानेंट एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो कैप्चर्ड गैस नॉर्मली सरफेस पर सेटल नहीं हो सकती। सिवाय विंटर के, चारोन का एक पोल विंटर में 1 सेंचुरी से ज्यादा तक कंप्लीट डार्कनेस में रहता है। लिटरली 100 साल से ज्यादा की रात, कोई सनलाइट नहीं, और उस एक्सट्रीम डार्कनेस में टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर वो कैप्चर्ड मेथेन डायरेक्टली सरफेस पर फ्रीज हो जाती है, एक थिन लेयर, ईयर आफ्टर ईयर, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी।
फिर जब पोल सनलाइट में रिटर्न करता है तो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस अक्यूमुलेटेड मेथेन आइस पर बरसती है और वो केमिकल प्रोसेस शुरू होती है जो मेथेन को थोलिन में कन्वर्ट करती है। एक रेडिश स्टार लाइक स्टेन जो हर चारोन विंटर के साथ थोड़ी और डार्क, थोड़ी और रिच होती जाती है। मतलब मॉड और मकुला प्लूटो की एटमॉस्फेरिक लॉस का एक परमानेंट रिकॉर्ड है, एक विजुअल प्रूफ कि प्लूटो अपना एटमॉस्फेयर बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्लोली स्पेस में दे रहा है। प्लूटो लिटरली अपना रंग चारोन को दे रहा है, हजारों किलोमीटर्स खाली स्पेस के पार। एक कॉम्पीटिंग थियरी ये कहती है कि वो मेथेन चारोन का अपना था, उन्हीं मैसिव क्रायोवोल्केनिक इरप्शन से जिन्होंने वल्कन प्लैनेटिया बनाई, जिन्होंने चारोन के सब सरफेस ओशन में डिसॉल्व्ड गैस को रिलीज किया होगा जिसमें मेथेन भी थी, और वो मेथेन चारोन के कोल्डेस्ट पार्ट यानी पोल्स की तरफ माइग्रेट होकर वहां फ्रीज हो गई। चाहे वो मेथेन प्लूटो से आई हो या चारोन के खुद के इंटीरियर से, मॉड और माकुला इन दोनों वर्ल्ड्स के इनएस्केपेबल कनेक्शन का एक विजिबल सिंबल है। और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे प्रोफाउंड मोमेंट है। 22 जून 1978 को जेम्स क्रिस्टी उन डिफेक्टिव प्लेट्स को देख रहा था जिन्हें बाकी सबने आर्काइव्स में फेंक दिया था। उसे नहीं पता था कि वो ब्लर जो उसे दिख रही थी वो एक्चुअली एक वर्ल्ड थी जिसने कभी अपने अंदर एक ओशन रखा था, जिसने खुद को तोड़ा था, जिसके पोल पर उसके कंपेनियन का रंग चढ़ा हुआ था, और जो 19,640 किलोमीटर की दूरी पर अपने ट्विन के साथ एक इटर्नल डांस में बंधी थी। एक ब्लर जिसे सबने देखा था, जिसे सबने इग्नोर किया था, जिसे किसी एक ट्रेंड आई ने देखा और उसमें एक पूरी दुनिया ढूंढ ली। चारोन के बिना हम प्लूटो को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि चारोन ने प्लूटो की मास दी, चारोन ने उस शेयर्ड वायलेंट बर्थ को पॉइंट किया, चारोन की फ्रैक्चर्ड सरफेस ने उस लॉस्ट ओशन की स्टोरी बताई, और चारोन का रेड पोल प्लूटो की ब्लीडिंग एटमॉस्फेयर का रिकॉर्ड है। ग्रीक मिथोलॉजी में चारोन वो था जिसके बिना प्लूटो के रेल्म की स्टोरी कंप्लीट नहीं थी। साइंस ने प्रूव किया कि यह सिंपली मिथोलॉजी नहीं थी, यह ट्रूथ थी। चारोन सिर्फ प्लूटो का मून नहीं है, वो उसका दूसरा आधा है। और शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है, साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरीज हमेशा केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स में नहीं होती। कभी कभी वो उन प्लेट्स में होती हैं जिन पर किसी ने डिफेक्टिव लिखकर साइड में रख दिया था, कभी कभी वो उस ब्लर में होती हैं जिसे बाकी सबने एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन समझा था, कभी कभी वो उस मिस्टेक में होती हैं जो असल में मिस्टेक नहीं थी बल्कि एक हिडन वर्ल्ड का सिग्नेचर था, पेशेंटली किसी ऐसे इंसान का इंतजार करते हुए जिसकी आंखें उसे देख सकें। जेम्स क्रिस्टी ने वो आंखें दी। आज भी सोलर सिस्टम की फ्रोजन एज पर प्लूटो और चारोन अपने इटर्नल डांस में एक दूसरे को देख रहे हैं, हमेशा की तरह। न प्लूटो को चारोन की जरूरत थी राइज या सेट करने की, न चारोन को प्लूटो की, वो बस हैं एक दूसरे के लिए फॉरएवर। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।